हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आर ऑल डूइंग वेल। तो देखो, आज हम इकोनॉमी के कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम पार्ट 5 यानी कि 5 वीडियोज़ ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिनमें हमने सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमी के क्वेश्चंस को डिस्कस करके रखा हुआ है। तो अगर आपने वो वाली वीडियोज़ अभी तक नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएँ, वहाँ पर इकोनॉमी क्वेश्चंस करके लिंक दिया गया होगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। बाकी आज हम पार्ट नंबर 6 को डिस्कस करेंगे और इन क्वेश्चंस को हम बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाकी अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, साथ में इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है, एन एड वैलोरम ड्यूटी इज अ टैक्स ऑन द बेसिस ऑफ। तो एक यथा मूल्य शुल्क यानी कि एक एड वैलोरम ड्यूटी इस पर आधारित कर है। तो किस पर आधारित कर है? द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी यानी कि एक वस्तु की कीमत पर। ऑप्शन ए देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखो, कुछ एक स्टूडेंट्स को पता नहीं चला होगा कि एड वैलोरम ड्यूटी टैक्स होता किस तरह का टैक्स है, तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, एन एड वैलोरम ड्यूटी टैक्स होता किस तरह का टैक्स है? तो देखिए, यह एक ऐसा टैक्स होता है जो किसी वस्तु के मूल्यांकन मूल्य पर आधारित होता है, जैसे कि रियल एस्टेट टैक्स हो गया, या फिर पर्सनल प्रॉपर्टी पर लगा टैक्स हो गया, या फिर विदेशों से माल पर आयात शुल्क पर जो कर लगाया जाता है उस तरह का टैक्स हो गया। तो इस तरह के टैक्स को ही जो है तो एड वैलोरम ड्यूटी टैक्स कहा जाता है। तो ये आपको नोट रखना है। क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है, अक्रॉस्ड चेक इज वन विच कैन बी अनचेस्ड ओनली। तो एक आरेखित चेक जो भुनाया जा सकता है केवल किसके द्वारा? अब देखो, किसके द्वारा? थ्रू अ बैंक यानी कि बैंक के द्वारा। ऑप्शन बी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखो, क्रॉस्ड चेक का लाभ होता क्या है तो ये आपको पता होना चाहिए। देखो, क्रॉस चेक का लाभ यह है कि किसी यह जो है तो किसी अनऑथराइज्ड व्यक्ति को पैसे दिए जाने के जोखिम को कम करता है, क्योंकि देखो, इस प्रकार के चेक को केवल अदाकर्ता के बैंक द्वारा ही भुनाया जा सकता है, यानी कि एनचेज किया जा सकता है, यानी कि अदाकर्ता द्वारा जो है तो अदाकर्ता के बैंक द्वारा ही जो है तो इसको एनचेज किया जा सकता है। सो ऑप्शन बी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखो, इसे कभी कभी क्या कहा जाता है? इसे कभी कभी जो है तो अनक्रॉस्ड चेक के रूप में भी जाना जाता है। तो ये भी पॉइंट आपको यहाँ से नोट रखना है। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है, विच 5 ईयर प्लान वॉज टर्मिनेटेड 1 ईयर बिफोर इट्स कंप्लीशन। तो कौन सी पंचवर्षीय योजना उसकी समाप्ति के 1 वर्ष पहले ही बंद कर दी गई थी? तो वो थी 5th 5 ईयर प्लान यानी कि पांचवी पंचवर्षीय योजना। से ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखो, पांचवी पंचवर्षीय योजना 5th 5 ईयर प्लान का जो है तो पीरियड क्या था, यानी कि टाइम क्या था इसका? तो ये आपको पता होना चाहिए। तो इसका टाइम था 1974 से लेकर के 79 तक। अब देखो, 79 तक इसका टाइम था, बट 1 साल पहले ही यानी कि 1978 में ही इसको जो है तो समाप्त कर दिया गया था। अब किस के द्वारा समाप्त किया गया था, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि किस पार्टी के द्वारा इसको समाप्त किया गया था। तो जनता पार्टी की सरकार द्वारा जो है तो पांचवी पंचवर्षीय योजना को कब समाप्त किया गया था? 1978 में। ये आपको पॉइंट यहाँ से बिल्कुल नोट रखना है। ये तो हमने कर दिया एक क्वेश्चन। फिर मैं आपको हर बार बताता हूँ कि एक योजना अवकाश काल होता है। योजना अवकाश काल का पीरियड क्या था? योजना अवकाश काल का पीरियड था 1966 से लेकर के 1969 तक। ये था योजना अवकाश काल का पीरियड। और इस पीरियड में एक इम्पॉर्टेंट जो है तो फॉर्मेशन की गई थी। तो किसकी की गई थी? तो आपको बिल्कुल नोट रखना है कि इस बीच में भारत में जो है तो हरित क्रांति आई थी। ये आपको बिल्कुल पॉइंट नोट रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, हु वाज द फर्स्ट डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया। तो भारत के योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो देखो, 11 ये जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल स्क्रैप हो चुका है, बट मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। देखो, जो भारत के योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे, यहाँ पर देखो सीधा सीधा बोला गया है डेप्यूटी चेयरमैन। अब पहले उपायुक्त कौन थे? तो ये आपको पता होना चाहिए। पहले उपायुक्त थे गुलजारी लाल नंदा। कौन थे? गुलजारी लाल नंदा, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। और ये तो हो गए प्रथम उपाध्यक्ष। कई बार आपसे दूसरे उपाध्यक्ष भी पूछे जाते हैं। तो दूसरे कौन थे? तो वो थे वीटी कृष्णामाचारी, जो कि ऑप्शन सी में देकर के रखा है। तो इस वजह से ही इस क्वेश्चन को स्क्रैप किया गया था, क्योंकि ऑप्शन में जो है तो गुलजारी लाल नंदा नहीं दिया गया था। तो ये आपको नोट रखना है। अब देखो, ये पूछा गया था डेप्यूटी चेयरमैन। देखो, अगर आपसे सिंपल सा पूछा गया होता कि भारत के योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, अगर सीधा अध्यक्ष पूछा गया होता कि चेयरमैन कौन थे, तो वो आपको नोट रखना है कि भारत के योजना आयोग के प्रथम चेयरमैन थे जवाहरलाल नेहरू। ये भी आपको बिल्कुल यहाँ से नोट रखना है। अगला क्वेश्चन की बात करें। बाकी गाइस, अगर आपको क्वेश्चंस का लेवल अच्छा लग रहा है और हमारा एफर्ट अच्छा लग रहा है तो जरूर से इस वीडियो को लाइक कर दें। व्हेन वाज द इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि IRDP इंट्रोड्यूस इन रूरल एरियाज इन इंडिया। तो भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम जो है तो कब शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था 1978 से 79 के बीच में। 12 का देखो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब देखो, इसको शुरू क्यों किया गया था? देखो, देश में गरीबी के आयामों से निपटने के लिए जो है तो इस स्कीम को लाया गया था। ये आपको बिल्कुल यहाँ से नोट रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, अ ब्लैक मार्केट इज द सिचुएशन वेयर इन। तो एक काला बाजार वह स्थिति है जहां पर, अब देखो ऑप्शन बी भी वैसे करेक्ट है, गुड्स आर सोल्ड सीक्रेटली, यानी कि वस्तुएं जो है तो गुप्त रूप से बेची जाती हैं। बट अगर देखो एग्जैक्ट आंसर की अगर बात की जाएगी तो एग्जैक्ट आंसर इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी, गुड्स आर मेड अवेलेबल ओनली आफ्टर देयर इज राइस इन
राइज इन प्राइस, यानी कि कीमत में केवल वृद्धि के बाद ही वस्तु उपलब्ध कराया जाना जो है तो ब्लैक मार्केट कहलाता है। सो ऑप्शन डी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट है। बाकी गाइज अभी तक अगर आपने हमको टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पर जाकर फॉलो कर ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी देखो लिंक कई बार चलता नहीं है तो आपको सिंपली टेलीग्राम पर जाना है और लेट्स प्रिपेयर टू सर्च करना है, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। उसी प्रकार आपको इंस्टा पे जाकर के लेट्स प्रिपेयर टुगेदर सर्च करना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 14 है, स्टैगफ्लेशन एग्जिस्ट व्हेन। तो स्टैगफ्लेशन होता है तो स्टैगफ्लेशन होता है कीमत सूचकांक बढ़ता है किंतु उत्पादन घटता है। सो ऑप्शन बी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखो स्टैगफ्लेशन होता क्या है, देखो स्टैगफ्लेशन में जो है तो धीमा आर्थिक विकास होता है, फिर उच्च बेरोजगारी हो जाती है, आर्थिक स्थिरता बनी रहती है और बढ़ती हुई कीमतें जब एक साथ हों तो वो स्थिति कहलाती है स्टैगफ्लेशन। तो ये भी आपको नोट रखना है। क्वेश्चन नंबर हमारा 15 है, विच ऑर्गेनाइजेशन मॉनिटर्स द बैंक इन एक्चुअली मेंटेनिंग कैश बैलेंस। तो कौन सा बैंक वास्तव में जो है तो नकद शेष की निगरानी करता है, तो वो करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखो आरबीआई की स्थापना कब की गई थी, 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना की गई थी। उस समय इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर था, तो वो था कोलकाता में। अच्छा, इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया, ये आप नीचे कमेंट्स में बता दो। बाकी प्रेजेंट में इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, तो वो है मुंबई में। गवर्नर इसके कौन है, तो वो है शक्तिकांत दास। बाकी इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, ये आप नीचे कमेंट्स में बता दो। क्वेश्चन नंबर हमारा 16 है, अ लो इंटरेस्ट पॉलिसी इज नोन एज। तो एक कम ब्याज की नीति कहलाती है, तो ये कहलाती है चीप मनी पॉलिसी। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सस्ती मुद्रास्फीति, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देखो चीप मनी पॉलिसी में होता क्या है, देखो चीप मनी पॉलिसी में जो है तो कम ब्याज दर पर जो है तो ऋण यानी कि लोन प्रोवाइड करवाया जाता है। अब देखो चीप मनी का फायदा किसको होता है और नुकसान किसको होता है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो देखो चीप मनी पॉलिसी का जो है तो फायदा होता है, अच्छी होती है यह उधारकर्ताओं के लिए, लेकिन जो है तो जो इन्वेस्टर्स होते हैं यानी कि निवेशक होते हैं उनके लिए यह बुरी होती है। ये भी आपको नोट रखना है, ये क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ था। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 17 है, विच इज़ नॉट अ कंपोनेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया। तो कौन सा भारत में मुद्रा नीति का घटक नहीं है, तो कौन सा नहीं है, यह है पब्लिक डेप्ट यानी कि सार्वजनिक ऋण। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब ये देखो मॉनेटरी पॉलिसी का घटक क्यों नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यह आरबीआई के दायरे में नहीं आता है, इसलिए जो है तो यह मॉनेटरी पॉलिसी का घटक नहीं है। सो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, द हाईएस्ट बॉडी विच अप्रूव्स द 5 ईयर प्लान इन इंडिया इज द। तो भारत में पंचवर्षीय योजना को अनुमोदन देने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा था, तो वो था नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल यानी कि राष्ट्रीय विकास परिषद, जिसको जो है तो एनडीसी भी कहा जाता है। अब देखो यहाँ से क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जाते हैं वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। पहले आपको देखो माइंड में क्वेश्चन बनना चाहिए कि एनडीसी को जो है तो लागू क्यों किया गया था, इसकी स्थापना क्यों की गई थी। तो देखो भारत में विकास के मामलों पर निर्णय लेने और विचार विमर्श करने के लिए जो है तो यह एनडीसी एक सर्वोच्च निकाय है। देखो इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में बनता है। तो देखो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की अध्यक्षता करते हैं प्राइम मिनिस्टर, ये आपको पता होना चाहिए। और एनडीसी की स्थापना कब की गई थी, तो एनडीसी की स्थापना जो है तो 6 अगस्त 1952 को की गई थी। ये डेट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारा 19 है, विच अनएम्प्लॉयमेंट हैपन्स व्हेन पीपल आर नॉट एबल टू फाइंड जॉब्स ड्यूरिंग सम मंथ्स ऑफ द ईयर। तो वर्ष के कुछ महीनों के दौरान जब लोग जॉब ढूंढने में अक्षम होते हैं तब कौन सी बेरोजगारी जो है तो घटित होती है, तो वो होती है सीजनल यानी कि मौसमी। ऑप्शन ए देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, डिवेंचर होल्डर्स ऑफ अ कंपनी आर इट्स। तो कंपनी के ऋण पत्र धारक होते हैं उसके क्रेडिटर्स यानी कि लेनदार। ये क्वेश्चन एग्जैक्ट इसी तरह बहुत बार पूछा जाता है, तो ये आपको बिल्कुल नोट रखना है। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें, IMF स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। सो ऑप्शन ए देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। IMF की स्थापना कब की गई थी, तो IMF की स्थापना 1945 में की गई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका, तो वो है वाशिंगटन डीसी में। टोटल कंट्रीज़ कितनी हैं इसकी मेंबर, तो वो है 190। ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको नोट रखने हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 22 है, विच कंट्री इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ द ब्रिक्स ग्रुप। तो कौन सा देश ब्रिक्स समूह का सदस्य नहीं है। अब देखो ब्रिक्स की अगर आपको फुल फॉर्म पता है तो आप इसका राइट ऑप्शन टिक कर दोगे। देखो ब्रिक्स होता क्या है, तो वो होता है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। सो ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंडोनेशिया इसका जो है तो मेंबर नहीं है। सो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखो ब्रिक्स से 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले इसका नाम क्या था, तो सबसे पहले इसका नाम था ब्रिक यानी कि ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना। तो ब्रिक जो है तो शब्द दिया किसने था और कब दिया था, तो 2001 में ये शब्द दिया था, इकोनॉमिस्ट थे जिम ओ नील, इन्होंने जो है तो ब्रिक शब्द दिया था। अच्छा, साउथ अफ्रीका की तो बात अलग से है, बट इसकी फॉर्मेशन कब की गई थी, फिर ब्रिक्स की फॉर्मेशन कब की गई, तो यानी कि ब्रिक्स की स्थापना कब की गई, तो 2006 में फिर इसकी स्थापना की गई। मैंने आपको बताया कि 2001 में ब्रिक शब्द दिया था, ब्रिक शब्द दिया था। 2006 में इसकी फॉर्मेशन की गई। 2009 में इसका फर्स्ट सबमिट हुआ, पहला सबमिट हुआ था। और 2010 में साउथ अफ्रीका को इसमें ऐड किया गया था।
ओके, साउथ अफ्रीका को इसमें ऐड किया गया था। तो ये सारे के सारे बेसिक से पॉइंट्स हैं, ये आपको बिल्कुल यहाँ से नोट रखने हैं। अच्छा, मैंने आपको बताया कि पहला समिट इसका जो है तो 2009 में हुआ था। पहला समिट इसका हुआ कहाँ पर था, ये आप नीचे कमेंट्स में बता दो। तो देखो गाइस, ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस। आई होप वो वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर से इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।